नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेंडिंग ऑफ रोड्स। ये जो सेंटीपिटल फोर्स वाला हम टॉपिक पढ़े हैं ये उसी का ही हिस्सा है, लेकिन इसको अलग से एक नेम दिया हुआ है, बेंडिंग ऑफ रोड्स। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि बेंडिंग ऑफ रोड का मतलब क्या है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ आसान लफ्जों में कि रोड को बेंड करने का क्या मतलब है। द प्रोसेस ऑफ रेजिंग आउटर एज ऑफ अ कर्व्ड रोड above inner edge to provide the necessary centripetal force Fc for safe turning। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम रेज कर रहे हैं, रेज करने का मतलब है कि हम थोड़ी सी ऊंचाई बढ़ा रहे हैं आउटर एज ऑफ अ कर्व्ड रोड, किसी कर्व्ड रोड के आउटर एज की। कर्व्ड रोड होने का मतलब है कोई भी ऐसा रोड जो कि सर्कुलर पाथ की तरह हो या फिर थोड़ा सा मुड़ा हुआ हो, तो उस कर्व्ड रोड के आउटर एज को, यानी कि दो एजेस है ना, सड़क के दो किनारे होते हैं ना, तो किसी एक किनारे को आप उसकी ऊंचाई बढ़ा देते हैं अबव इनर एज, यानी कि इनर एज की जो हाइट है वो कम होती है। और ऐसा क्यों करते हैं? टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सेफ टर्निंग। यानी जब इस तरह के अचानक से टर्न आ जाते हैं, जैसे कोई रेसेस वगैरह गाड़ियों की होती हैं, तो वहां पर जब कार रेसिंग हो रही होती है तो कुछ टर्न्स ऐसे आते हैं जिसमें आप हाई स्पीड के साथ आते हैं और अचानक से वो टर्न आता है, तो उस टर्न को सेफली क्रॉस करने के लिए ये वहां पर वो जो रोड्स होते हैं ना, उनको इस तरह से बनाया गया होता है कि उनका एक एज ऊपर ऊंचा होता है और एक एज नीचे होता है। तो मतलब वो थोड़ा सा टिल्टिंग पोजीशन में होता है, यानी कि थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, एक तरफ से झुका होता है और एक तरफ से ऊंचा होता है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? बेंडिंग ऑफ रोड्स, रोड को बेंड करना। अब ऐसा हम क्यों करते हैं? बेंडिंग ऑफ रोड की जरूरत क्यों पेश आती है? वो इसलिए पेश आती है क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर सर्कुलर पाथ में, जैसे गाड़ी को सर्कुलर पाथ में मूव करना है, तो उसको उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है रोड के दरमियान और गाड़ी के टायर्स के दरमियान, वो उसको सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही होती है। अगर खुदा ना खास्ता वो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कहीं पर कम हो जाए तो जो गाड़ी है वो फिसल सकती है और एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो सेफ्टी के लिए जहां पर रोड टर्न हो रहा होता है वहां पर क्या किया जाता है? रोड को थोड़ा सा बेंड कर दिया जाता है, यानी उसके एक एज को ऊंचा बना दिया जाता है दूसरे के मुकाबले में, ताकि अगर खुदा ना खास्ता फ्रिक्शन नहीं भी होती, या फिर अगर रोड इस तरह से है कि वो स्लिपरी सा हो गया है, या बारिश या पानी की वजह से अगर स्लिपिंग हो गई है वहां पर, तो फिर गाड़ी फिसल ना जाए, उसका कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, इसलिए रोड को टिल्ट किया जाता है। अब आगे हम देखेंगे कि किस तरह से ये एक एज को ऊंचा करना और एक को नीचे करना हमें सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इट रिड्यूसेस द रिलायंस ऑन फ्रिक्शन बाय यूजिंग द फोर्सेस एक्टिंग ऑन व्हीकल। अब ये जो बेंडिंग ऑफ रोड का प्रोसेस है, इसका क्या फायदा होता है? इट रिड्यूसेस द रिलायंस ऑन फ्रिक्शन। जो हम रिलाय कर रहे हैं ना फ्रिक्शन फोर्स के ऊपर की, यानी फ्रिक्शन फोर्स ही जो रोड और टायर्स के दरमियान है वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी, तो उस पर जो डिपेंडेंस है ना उसको ये वाला मेथड जो है वो रिड्यूस कर देता है। यानी फिर हम फ्रिक्शनल फोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे होते, फिर हमारी जो रोड की बेंडिंग है यही हमें क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देती है और सेफली टर्न हो जाती है गाड़ी। और किस तरह से ये करती है? बाय यूजिंग द फोर्सेस एक्टिंग ऑन व्हीकल। अब ये कुछ ऐसी फोर्सेज हैं जो उस गाड़ी के ऊपर ऑलरेडी लग रही होती हैं, तो सिर्फ रोड को हल्का सा टर्न करने से उसकी अरेंजमेंट इस तरह से हो जाती है कि वो जो ऑलरेडी लगने वाली फोर्सेज है व्हीकल के ऊपर, वही फोर्सेज सेंट्रीपिटल फोर्स भी प्रोवाइड करने लग जाती हैं। ये हम आगे देखेंगे कि किस तरह से वो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सकती हैं। इसके बाद हमारे पास आता है बैंकिंग एंगल, यानी कि कितना आपने अपने रोड को कितने एंगल पे टिल्ट किया। यानी एक फ्लैट रोड था ना, तो उसको एक एज जब ऊपर बनाएंगे तो वो एक एंगल बना लेगा ना, एक एज ऊपर है और एक एज जो है वो वैसे ही फ्लैट है, तो इस तरह से एक टिल्ट सा बन जाएगा और वो कोई ना कोई एंगल बना रहा होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ। तो वो जो एंगल है वो एंगल क्या है? उसे हम कहते हैं बैंकिंग एंगल। उसकी डेफिनेशन भी मैंने इस तरह से लिखी है कि द एंगल एट विच द रोड इज इंक्लाइंड। जिस एंगल पे रोड को इंक्लाइंड किया गया, ढलवान नुमा बनाया गया, इज कॉल्ड बैंकिंग या बेंडिंग एंगल। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो कौन सी फोर्सेज हैं जो व्हीकल के ऊपर एक्ट कर रही हैं, और जब हम रोड को बेंड करते हैं तो वो फोर्सेज हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती हैं। फोर्सेज एक्टिंग ऑन द व्हीकल ऑन बैंक्ड रोड। सबसे पहली चीज आ जाती है वेट। वो आपको पता है कि अगर रोड फ्लैट हो, चाहे इंक्लाइंड हो, टिल्ट हो, जिस तरह के भी रोड हो, तो जो वेट है वो हर बॉडी के पास होता है। तो ये वेट क्या करता है? इट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। ये हमेशा जिस तरह की भी रोड की शेप होगी, जो वेट है बॉडी का वो हमेशा क्या करता है? इट ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। ये हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है, यानी कि बॉडी को नीचे की तरफ खींच रहा होता है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो वेट है ये ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस होता है। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और ग्रेविटी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वेट आता है। तो ग्रेविटी हमेशा चीजों को वर्टिकली डाउनवर्ड खींच रही होती है, इसलिए वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। दूसरी हमारे पास आ जाती है नॉर्मल फोर्स Fn।
अब ये जो है ये एक रिएक्शन है किसी भी एक्शन का, यानी यहाँ पर न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। यानी कि हमारे पास यहाँ पर एक एक्शन फोर्स है जिसके रिएक्शन में एक रिएक्शन फोर्स आ रही है। तो अगर हम एक्शन फोर्स की बात करें तो हमारे पास जो बॉडी का वेट है वो एज ए एक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, जो कि एक्ट करता है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये जो नॉर्मल फोर्स है ना, ये किस तरह से एक्ट करती है, इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द रोड। ये वाली जो फोर्स है हमेशा रोड की सरफेस से परपेंडिकुलर होती है, चाहे रोड इंक्लाइंड हो चाहे रोड फ्लैट हो, दोनों ही सूरतों में ये उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी। अब क्योंकि नॉर्मल फोर्स जो है वो एक फोर्स ही है और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर को हम उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। तो वही हम यहाँ पे करने जा रहे हैं कि एफ एन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स, और वो दो कौन से होंगे, एफ एन कोस थीटा और एफ एन साइन थीटा। अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट बन गए, एक एफ एन कोस थीटा है और एक एफ एन साइन थीटा है। जो कोस थीटा वाला कंपोनेंट है ये क्या करता है, इट बैलेंसेस द वेट ऑफ द व्हीकल। यानी कि इसका मतलब है एक्चुअली ये वाला जो कंपोनेंट है ये एज अ रिएक्शन फोर्स एक्ट करता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये बैलेंस कर रहा है वेट ऑफ द व्हीकल। यानी अगर वेट ऑफ द व्हीकल क्या है, वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो ये क्या है, ये अपवर्ड एक्ट करेगा। यानी जिस डायरेक्शन में ये होगा ना, एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में ये वाला कंपोनेंट नॉर्मल फोर्स का एक्ट करेगा। तो ये हमें फोर्स का वो वाला कंपोनेंट मिल गया जो एज अ रिएक्शन फोर्स एक्ट करता है, और इसको हमने लिख दिया एफ एन कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी, क्योंकि इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो आपस में बिल्कुल इक्वल है और जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। दूसरा कंपोनेंट है हमारे पास एफ एन साइन थीटा। अब जो दूसरा कंपोनेंट है वो क्या कर रहा है, इट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जिस सेंट्रीपिटल फोर्स की हम बात कर रहे थे वो हमारे पास फोर्स का ये वाला कंपोनेंट एफ एन साइन थीटा, वो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले अगर आप इसे डायग्राम से देख लें तो आपको ज्यादा समझने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कोई भी एक सर्कुलर पाथ है जिसके ऊपर गाड़ी मूव कर रही है। अगर आप रोड को गौर से देखें तो ये फ्लैट नहीं है, क्योंकि अगर ये रोड फ्लैट होता तो इसे इस तरह से होना चाहिए था, ये जो नीचे बेस वाली लाइन है ना, ये रोड होना चाहिए था, लेकिन ये इंक्लाइंड है, ये टिल्ट किया हुआ है। कितना टिल्ट किया हुआ है, इसके आउटर एज की जो हाइट है वो बढ़ा दी गई है, लेकिन जो इनर एज है ना वो बिल्कुल सरफेस के साथ मैच हो रहा है। यानी कि इनर एज को कुछ नहीं किया हुआ, एक एज की ऊंचाई बढ़ा दी है, और कितनी बढ़ाई है, एंगल थीटा के साथ, यानी इतना एंगल बना रही है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, यानी इतना थीटा जो है वो हमने बढ़ा के रोड को टिल्ट कर दिया। अब अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा जूम वर्जन देखें तो ये हमारे पास वो रोड है जो पहले फ्लैट था, और उसको हमने कैसे बना दिया, बेंड करके इस तरह का बना दिया। अब ये जो mg है, जो कि वेट है हमारे पास इस कार का, वो क्या है, वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। चाहे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो टिल्ट भी हुआ है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसके बिल्कुल नीचे एक्ट करेगा, ऐसे इस तरह से वेट नहीं होना। ये जो वेट है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो चीजों को नीचे की तरफ खींचती है, चाहे वो जिस भी डायरेक्शन में हो। ग्रेविटी क्या करती है, अर्थ के सेंटर में होती है ना, तो अर्थ के सेंटर की तरफ खींच रही है। तो अब जो इसका वेट है वो नीचे की तरफ ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड है। और जो हमारे पास नॉर्मल फोर्स है उसके बारे में हमने पढ़ा था कि इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ रोड। अब जो रोड की सरफेस है वो क्योंकि ऐसे हो गई है ना, टिल्ट हो गई है, तो उसके परपेंडिकुलर होने का मतलब ये है कि ये जो एफ एन है, ये अब यहाँ पर अगर आप इस कंपोनेंट को देखें तो ये रोड की सरफेस के परपेंडिकुलर ही बन रहा है। तो अगर हम इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाए तो आपको पता है कि हम इस वेक्टर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे नीचे की तरफ, और यहाँ पर जो हमारा वेक्टर बनेगा उसे हमने एफ एन कोस थीटा का नाम दे दिया, और ये जो है हमारे पास परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है उसे हमने एफ एन साइन थीटा का नाम दे दिया। अब ये हमें कैसे पता चला कि ये एफ एन साइन थीटा है और ये एफ एन कोस थीटा है, तो उसके लिए ये है कि ये जो एंगल है ना, ये जो थीटा एंगल बन रहा है ये हमेशा बेस के साथ बनता होता है। तो क्योंकि हमारे पास ये एंगल जहां पर बन रहा था इस वाले कंपोनेंट के साथ, तो इस कंपोनेंट को हम कहेंगे कि बेस वाला कंपोनेंट है, यानी कोस थीटा वाला कंपोनेंट है, इसलिए एफ एन कोस थीटा। और अगर ये बेस वाला है तो फिर ऑब्वियस बात है कि ये जो है ये एफ एन साइन थीटा होगा, ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। अब आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हमने पढ़ा था कि एफ एन कोस थीटा जो है वो वेट को बैलेंस कर रहा है, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसके इक्वल है, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन है। देखिए आप, ये बिल्कुल एक ही स्ट्रेट लाइन बनाई हुई है इन दोनों को शो करने के लिए, जो कि ये जाहिर कर रही है कि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, पर मैग्नीट्यूड जो है वो एग्जैक्टली सेम है। तो एफ एन कोस थीटा जो है वो एक्चुअली यहाँ पर एज अ रिएक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, और उसकी एक्शन फोर्स क्या है, वो है ये वेट ऑफ द कार। अब उसके बाद हमारे पास ये एफ एन साइन थीटा है, तो आपको पता है कि यहाँ पर एफ एन साइन थीटा का वेक्टर है, उसके पैरेलल हम नीचे भी एफ एन साइन थीटा ड्रॉ कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम ऊपर ले लें या इस साइड पे ले लें। तो अगर हम नीचे ले लेते हैं तो अगर आप यहाँ पर देखें तो अब एफ एन साइन थीटा बॉडी के ऊपर यहाँ अप्लाई हो रहा है। अब अगर आप यहाँ पर एक चीज नोट करें तो आर जो है वो सर्कल का है रेडियस, और ये जो एफ एन साइन थीटा है उसको हम कह रहे हैं कि ये सेंटीपिटल फोर्स है।
और सेंटीपिटल फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि वो टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है और रेडियस आउटवर्ड द सेंटर होता है। तो यहाँ पर अगर गौर से देखें तो ये वाकई टूवर्ड द सेंटर है, क्योंकि हमारे पास ये जो एक पाथ है ये आगे जाके ऐसे सर्कुलर पाथ बना रहा है ना, जैसे इस डायग्राम में है। अगर आप देखें कि अगर यहाँ पर वो सेंटीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है तो वो टूवर्ड द सेंटर ही एक्ट कर रही है और एग्जैक्टली अपोजिट टू द आर है। तो इस चीज को, इस कंपोनेंट को हम सेंटीपिटल फोर्स के तौर पे ले सकते हैं, क्योंकि ये गाड़ी को मजबूर कर रहा है मूव करने के लिए सर्कुलर पाथ के अंदर। और जब ये होगी तब हमें फ्रिक्शनल फोर्स की जरूरत नहीं होगी। इसीलिए हमने बेंडिंग ऑफ रोड्स का प्रोसेस पढ़ा है, ताकि अगर कहीं पर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होती तब भी रोड एक्सीडेंट से बचा जा सके और जो हमारी गाड़ियां हैं वो सेफली टर्न कर सकें। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि एफ एन साइन थीटा इज इक्वल टू एफ सी, क्योंकि अभी हमने ये साबित किया कि यही हमारे पास सेंटीपिटल फोर्स के इक्वल है, तो इसे हम एफ सी के इक्वल लिख सकते हैं। फिर नीचे हमारे पास आ जाता है एफ एन साइन थीटा इज इक्वल टू, इस सेंटीपिटल फोर्स की जो वैल्यू है इसे हम पुट कर देते हैं, जो कि है हमारे पास एम वी स्क्वायर ओवर आर। और जब हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। इससे पहले हमने एफ एन कोस थीटा से एक इक्वेशन बनाई थी जिसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था, और अब हमने एक और इक्वेशन बनाई है जिसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया है। अब हमने सिंपली ये करना है कि इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देना है बाय इक्वेशन 1। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एफ एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। इसमें क्या करना है, दोनों साइड पे इक्वेशन 1 की दोनों टर्म डिवाइड कर देनी है, यानी कि लेफ्ट साइड पे लेफ्ट टर्म को डिवाइड करना है और राइट साइड पे राइट टर्म को। तो हमारे पास इक्वेशन 1 थी एफ एन कोस थीटा, इसे हमने एफ एन साइन थीटा के नीचे डिवाइड किया है, और हमारे पास राइट साइड पे क्या था, एम जी, जिसे हमने डिवाइड किया एम वी स्क्वायर ओवर आर के नीचे। आपको पता है कि मैथमेटिक्स का रूल है, जब डबल इस तरह से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर भी डिवाइड है, यहाँ पर भी डिवाइड है, तो ये जो थर्ड डिवाइडेंट होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा आर डॉट एम जी और ऊपर है एम वी स्क्वायर। अब यहाँ से एफ एन और एफ एन कैंसिल हो जाएंगे, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा बच जाएगा, जिसे हमने नीचे लिख दिया साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। और ये मैंने आपको बता दिया कि आर डॉट एम जी हम लिख देंगे, एम एम से कैंसिल हो जाएगा, और साइन ओवर कोस जो है वो आपको पता है वो होता है टेन थीटा के इक्वल। ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी हुई हैं, साइन थीटा ओवर कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू, और यहाँ पर हमारे पास जब एम और एम कैंसिल हो जाएंगे तो ऊपर वी स्क्वायर बचेगा, नीचे आर जी बच जाएगा। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी कि टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर जी। अब आपकी बुक में यहीं तक कि इसको छोड़ा हुआ है, यही उनकी फाइनल इक्वेशन है, लेकिन इसको आगे भी हमें सोल्व करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम इसका कंसेप्ट मजीद समझना चाहते हैं तो हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए सिंपली हमने क्या करना है, थीटा इज इक्वल टू टेन, यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ जाके डिवाइड होगा 1/10, और उस 1/10 को हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स, और ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा वी स्क्वायर ओवर आर जी। तो ये बन जाएगी हमारी फाइनल इक्वेशन। अब आपको पता है कि इस इक्वेशन के अंदर थीटा क्या है, थीटा वो एंगल है जिससे रोड को क्या किया गया, बेंड किया गया, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि बैंकिंग एंगल या बेंडिंग एंगल। तो ये हमारे पास थीटा है, जिसकी वैल्यू हमारे पास आ गई टेन स्क्वायर, जो कि इक्वल है टेन इनवर्स वी स्क्वायर ओवर आर जी। यानी कि हमारे पास ये वाला एंगल किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ द कार पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस ऑफ द सर्कल पे डिपेंड कर रहा है, ये जो सर्कल बना है, ये जो सर्कुलर पाथ है उसके रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, और जी क्या है हमारे पास, जी है ग्रेविटी। तो ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है, इसके बारे में दो कंक्लूजन पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। दिस इक्वेशन शोज दैट फॉर हायर स्पीड, जिस तरह से रेसिंग कार्स का होता है, आपको पता है कि उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, एंड स्मॉलर कर्व, और अगर कर्व जो है जहां से उन्होंने मुड़ना है अगर वो बहुत स्मॉल हो, यानी कि बहुत ऐसे शार्प टर्न आ रहा है, जल्दी से मूव करके आगे जाना है, तो इस तरह के लिए हमें क्या करना है, स्मॉलर कर्व रेडियाई बैंकिंग एंगल मस्ट बी इंक्रीज टू प्रिवेंट द स्लाइडिंग। तो क्या करना पड़ेगा, हमें थीटा को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि हमें रोड को फिर उस जगह पर बहुत ज्यादा इंक्लाइन करना पड़ेगा। कब, जब हमारे पास जो हमारी गाड़ी है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो और हमारा जो टर्न है वो बहुत छोटा हो, यानी उसका रेडियस बहुत कम हो, यानी बहुत शार्प टर्न नहीं होते, जैसे हम यू टर्न होता है आपके पास, तो वो एक शार्प टर्न है, उसका रेडियस बहुत कम होता है। तो उस तरह के टर्न के लिए, और अगर हाई स्पीड गाड़ी आ रही है, तो थीटा जो है बैंकिंग एंगल जो है उसको ज्यादा करना चाहिए, ताकि गाड़ी किसी भी हादसे का शिकार होने से बच जाए। और ये चीज हमें इक्वेशन से पता चल रही है कि जब v की वैल्यू बढ़ेगी तो थीटा भी बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे गाड़ियों की स्पीड बढ़ेगी थीटा को भी बढ़ना चाहिए, और उसी तरह से जैसे जैसे रेडियस कम होता जाएगा उसी तरह से थीटा को बढ़ना चाहिए। तो वही बात यहाँ पर मैंने पहले पॉइंट में लिख दी है। नेक्स्ट पॉइंट में है कि इफ थीटा इज टू स्मॉल, यानी कि अगर बैंकिंग एंगल बहुत थोड़ा है, रोड को बहुत हल्का सा बेंड किया गया है, तो क्या होता है, व्हीकल्स में स्लाइड आउटवर्ड ऑन द कर्व।
तो ये खतरा है, ये चीज हो सकती है कि व्हीकल जो है वो स्लाइड कर जाए आउटवर्ड ऑन द कर्व, यानी कि बजाय सेफली टर्न होने के व्हीकल जो है वो बाहर की तरफ गिर जाए, यानी इस तरफ आउटवर्ड एज की तरफ किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि हम थीटा को क्या करें, लार्ज रखें जब हाई स्पीड हो और हमारे पास रेडियस कम हो सर्कुलर पाथ का।